गुड मॉर्निंग स्कूल। आज वेलकम टू द सुपर 100 क्लास। अभी तक हमने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनकी संरचनाएं हो सकती हैं और उनमें अवयवकण, समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता इत्यादि कितनी होती है। पिछली क्लासेस में हमने यह भी पढ़ा है कि कोई भी ठोस एक तरीके से पूर्ण नहीं होता है, उसमें अपूर्णताएं होती हैं और उन अपूर्णताओं को हम स्टोइचियोमेट्री, नॉन स्टोइचियोमेट्री तथा त्रुटि रिक्तियां या अशुद्धि रिक्तियों के रूप में बता सकते हैं। पिछली क्लासेस में हमने फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष के बारे में पढ़ा है जो आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं और इसके अलावा चालकता तथा चुंबकीय व्यवहार किसी ठोस पदार्थ में किस तरीके से बदलते हैं और हम उनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं लेसन विद द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोषों के साथ में। मेट्रिक डिफेक्ट। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने स्टोइचियोमेट्रिक दोषों को समझा था। ये वो दोष थे जिसमें क्रिस्टल की जो स्टोइचियोमेट्री है यानी जो अनुपात है दो आयनों के बीच में वह समान होता है या अवयवकणों के बीच का अनुपात हमेशा समान होता है। लेकिन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष में ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर किसी ठोस में कोई नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा तो उसकी स्टोइचियोमेट्री प्रभावित होगी। तो ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष दो तरीके के हो सकते हैं। एक है हमारे पास में मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसको हिंदी में धातु आधिक्य दोष कहेंगे। ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट दो तरीके का हो सकता है। पहला है हमारे पास में ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, या हम बोल सकते हैं कि ऋणात्मक रिक्तिका द्वारा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी यानी ऋणात्मक रिक्तिका द्वारा। इस कारण के जो दोष मिलते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लें, हमने लिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड या KCl। तो इस तरह के दोष NaCl और KCl में देखने को मिलते हैं। होता क्या है, जब मैं NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये हुआ कि अगर कभी ये वाला दोष होगा तो ये NaCl, KCl इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा दिखाया जाएगा और NaCl के क्रिस्टल को अगर हम सोडियम वाष्प के साथ गर्म करें तो सोडियम परमाणु सतह पे जम जाएंगे। इसके अलावा जो Cl- आयन है ये सतह में विसरित हो जाते हैं, तो इनका सतह में विसरण हो जाएगा और इस विसरण होने की वजह से ये Na के साथ में मिलकर NaCl का क्रिस्टल बनाएंगे। परंतु जब ऐसा होगा तो यहां पर
Na प्लस बनने के लिए Na एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और जिसकी वजह से यहां पर Na प्लस का हमें धनायन प्राप्त हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है यह डिफ्यूज होकर यानी विसरित होकर यहां पर एनायनिक वैकेंसी या ऋणात्मक रिक्तिका को दर्शाता है। तो अगर हम इसको यहां पर डायग्राम के द्वारा समझें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास यहां पे माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। अब हुआ क्या कि यहां से ये जो Cl माइनस है ये चला गया, ये Cl माइनस यहां से गया। तो जब Cl माइनस यहां से गया तो यहां पर एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई जिसको हम ऋणात्मक रिक्तिका कहते हैं। अब क्योंकि ये एक आयनिक ठोस है तो इसकी वैद्युत उदासीनता को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर इसमें आके बैठ जाता है। तो इस यहां पर एनायनिक वैकेंसी में कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया, जो चारों तरफ से दूसरे यहां पर जो धनायन है इनसे घिरा हुआ है, जैसा हम यहां पे इस चित्र में देख सकते हैं। हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, उसकी प्रकृति होती है कि अगर हम उस पर कोई ऊर्जा दें या कोई प्रकाश डालें तो वह उस ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है यानी एक्साइट हो जाता है। एक्साइटेशन इज फॉलोड बाय डी एक्साइटेशन और इस दौरान वहां पर एक वेवलेंथ एमिट होगी और अगर वह वेवलेंथ किसी विजिबल रीजन में यानी एक दृश्य रीजन में होगी तो हमें वहां पर एक कलर दिखाई देता है। तो इस तरह की एनायनिक वैकेंसी जहां पर इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अलग अलग आयन है को हम एफ केंद्र या एफ सेंटर कहते हैं और ये एफ सेंटर किसी भी आयनिक ठोस में जो कलर है यानी जो उसका रंग है उसके लिए निर्देशित होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि NaCl का येलो कलर किसकी वजह से है तो हम कहेंगे कि NaCl का येलो कलर एफ सेंटर या एनायनिक रिक्तियों की वजह से होता है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो NaCl का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ एफ सेंटर की वजह से। इसी प्रकार से अगर हम KCl के बैंगनी रंग की बात करते हैं यानी वॉयलेट कलर की बात करेंगे तो इसके लिए भी हम एफ सेंटर को ही रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी कि जो किसी भी क्रिस्टल का कलर है जैसे NaCl येलो है, KCl यहाँ पे वॉयलेट है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ एनायनिक वैकेंसी और उन एनायनिक वैकेंसी को हम क्या कहेंगे? एफ सेंटर या एफ केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो आपके पास में इसी तरीके से लिथियम क्लोराइड है, उसका आपको पिंक या गुलाबी कलर मिलता है, वो भी एफ सेंटर की वजह से ही मिलता है। तो ये एक तरीके का मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ यानी धातु आधिक्य रिक्तिका दोष हुआ। अब इस मेटल को एक्सेस में करने का भाई एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं धातु को बढ़ा दूं या एनायन को वहां से हटा दूं। अब दूसरा ये है, ये तो हुआ पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है जिससे हम मेटल को बढ़ा सकते हैं? वो है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल साइट। इसका मतलब हुआ कि अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन। तो यहां पर भी हम मेटल को एक्सिस में कर सकते हैं। समझिए, हमारे पास में प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये क्रिस्टल को डिजाइन किया हुआ है, और बीच की जो स्पेस है इसको हम बोल रहे हैं कि ये अंतराकाशी स्थल है या इंटरस्टिशियल साइट है। अब अगर मैं इस इंटरस्टिशियल साइट में कुछ धनायन यहाँ पे स्थापित कर दूं, कुछ पॉजिटिव आयन हमने इसकी इंटरस्टिशियल साइड में ऐड कर दिए, तो यहां पर भी मेटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मेटल बढ़ेगा इसलिए स्टोइचियोमेट्री यहां पर बदल जाएगी। क्योंकि यहां पर स्टोइचियोमेट्री में परिवर्तन हुआ, इसलिए इस प्रकार के दोष को हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष कहेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जिंक ऑक्साइड है ZnO, और यह एक रूम टेम्परेचर पे यानी एक कमरे के ताप पे हमने लिया हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड जो है ये व्हाइट कलर का होता है, या आप कहें कि ये एक रंगहीन पदार्थ है। कब? जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेते हैं। आगे वाली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि अगर हम किसी ट्रांजिशन एलिमेंट यानी किसी संक्रमण तत्व के कलर की बात करते हैं तो हम वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को ढूंढते हैं। जिंक के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें जिंक की तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास 3d10 4s2 होता है। अगर हम इस जिंक को Zn2+ में परिवर्तित करेंगे तब भी हमारे पास जो विन्यास बचेगा वो 3d10 ही बचेगा। इसका मतलब कि जो D कक्षक हमारे पास है इसमें हमारे पास इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, लेकिन इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसलिए जिंक ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर व्हाइट होता है। परंतु अगर हम इसी जिंक ऑक्साइड को एक हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, तो हीट करने पर क्या होगा, ये यहां पर Zn2+ बनाएगा, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और इसके साथ साथ ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भी देगा। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जब ये ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है उसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन को भी लिबरेट करेगा, तो इसका कलर होता है, ये हो जाता है येलो। तो समझिए एक आयनिक ठोस जो एक कमरे के ताप पर सफेद रंग का था वो गर्म करने पर कैसा हो गया, पीला हो गया या येलो कलर का हुआ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा जिंक के साथ में क्या हुआ जिसकी वजह से वो येलो कलर का हो गया है। तो यहां पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से हमारे पास में क्या बन रहा है बेटा, यहां पर Zn2+ बन रहा है। इसका मतलब जो जिंक आयन है वो किस में हो जाएगा, वो आधिक्य में स्थापित होगा। तो इसको गर्म करने पर जिंक का आधिक्य होगा, यानी जिंक कहां पे हो गया, हमारे पास में एक्सिस में हो गया। और क्योंकि जिंक एक्सिस में हुआ इसलिए जो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो हो गया यहां पर 1 + x × O। x यहां पर
उन जिंक आयनों की संख्या है जो हमें गर्म करने पर अधिकता में या आधिक्य में मिले हैं। और अधिकता में अब ये क्या होगा, अब क्योंकि मेरे पास ज्यादा Zn2+ है तो Zn2+ कहां पे जाके बैठेंगे, ये बैठ जाएंगे इंटरस्टिशियल साइट में या अंतराकाशी स्थल। तो ये जो Zn2+ है एक्स्ट्रा वाले, ये कहां चले गए, ये चले गए इंटरस्टिशियल साइट में। इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठे तो इसका मतलब जिंक के आयनों की संख्या बढ़ गई। और जिंक किसको निरूपित करता है, धातु को, तो धातु यहां पर आधिक्य में स्थापित होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर जिंक ऑक्साइड की बात करूं तो जिंक ऑक्साइड का पीला कलर अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन की वजह से ही होता है। तो ये हमने यहां पर दो तरीके के डिफेक्ट को पढ़ा। मेटल एक्सिस में है यानी धातु आधिक्य में स्थापित हो सकती है। अब यहां पर जब हम धातु को आधिक्य में कर रहे हैं तो हम यहां पर धातु को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर धातु कम हो जाएगी तो उसमें भी स्टोइचियोमेट्री में परिवर्तन होगा। तो तीसरा हमारे पास यहां पर है जिसको हम बोल सकते हैं धातु न्यूनता दोष या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये वाला डिफेक्ट भी एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट ही माना जाएगा। ये भी कैसा होगा, ये भी एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट ही होगा, क्योंकि अगर कहीं से धातु निकल गई तो उस केस में भी धातु कम हो जाएगा, किससे, अधातु के संदर्भ में, तो वहां पर स्टोइचियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के दोष अगर हम देखते हैं तो ये वहां पर होंगे जहां पर धातु की मात्रा कम होती है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, यहां पर धातु की मात्रा कम होती है। इसका जो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वो है FeO, फेरस ऑक्साइड। तो यहां पर हमें लग रहा है कि आयरन 100% है और ऑक्सीजन भी 100% है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहां पे जो आयरन है वो 0.98 या 96, हम अगर इसकी परास की बात करें यानी इसकी रेंज अगर मैं लिख रहा हूं तो ये रेंज मेरे पास में 0.93 से 0.96 तक की हो सकती है। यानी आयरन यहां पर 100% +2 में उपस्थित नहीं है, यानी फेरस आयन के रूप में उपस्थित नहीं है। तो इसका मतलब ये वाले जो क्रिस्टल हैं इनमें आयरन +2 तथा +3 दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी आयरन फेरस की फॉर्म में भी होगा और फेरिक की फॉर्म में भी यहां पर उपस्थित होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझे Fe3O4, Fe3O4। अब अगर Fe3O4 में हम आयरन की ऑक्सीकरण संख्या यानी अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, देखिए तरीका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, जिसको निकालना है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 3 आयरन है तो हो गया 3x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और यहाँ पे 4 एटम है और इनका सम कितना होता है 0। तो यहां पर अगर हम x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा +8/3। तो इसका मतलब Fe3O4 में जो आयरन है वो +8/3 यानी एक फ्रैक्शन फॉर्म में उपस्थित है।
देखिए, जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको एक तरीके से वैलेंसी यानी संयोजकता भी माना जाता है, और संयोजकता तो कभी आधी नहीं होगी। कोई भी आधा इलेक्ट्रॉन, सवा इलेक्ट्रॉन, ढाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह के इलेक्ट्रॉन स्थापित नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 1, 2, 3 इस तरीके से ही होंगे। यहां पर हमारे पास आ रहा है +8/3। तो ये जो +8/3 है, ये आयरन का औसत ऑक्सीकरण संख्या है। Fe3O4 में अगर हम देखें तो Fe3O4 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3। तो ये दो यौगिक जब आपस में मिलेंगे तब Fe3O4 का निर्माण होगा। यहां पर आयरन +2 में है और यहां पे आयरन +3 में रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कभी धातु की कमी होगी तो उस केस में एक से अधिक प्रकार के धनायन वहां पर स्थापित होंगे, जिनकी वजह से वहां पर वैद्युत उदासीनता यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। और इस प्रकार के जो दोष होते हैं उन्हें हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर दोषों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। एक बार फिर से अगर हम इसको क्विक रिव्यू करें, स्टार्ट किया था बेटा किससे? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट से, यानी ऐसे वाले दोष जिनमें स्टोशियोमेट्री में परिवर्तन होता है। दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है मेटल एक्सिस, मेटल यानी आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को एक्सिस में करना है। उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम माइनस वाले को कम कर दें जिसको हम एनायनिक वैकेंसी कहेंगे। तो या तो हम एनायनिक वैकेंसी के द्वारा ये कर सकते हैं, और अगर कभी एनायनिक वैकेंसी होगी तो उस एनायनिक वैकेंसी में एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा जिसके चारों तरफ धनायन लगे हुए हैं, और इस तरह का जो केंद्र बनता है उसे एफ सेंटर या फारबे सेंटर कहा जाएगा, जो आयनिक क्रिस्टलों के कलर फॉर्मेशन के लिए यानी उनके रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसी की वजह से NaCl में पीला कलर, KCl में बैंगनी कलर या LiCl में गुलाबी रंग हमें देखने को मिलता है। दूसरा तरीका ये है कि हम मेटल को एक्सिस में कर दें, और मेटल को एक्सिस में करने के लिए हम जो अंतराकाशीय स्थल होंगे वहां पर कुछ और छोटे छोटे धनायन स्थापित करेंगे, और उन धनायनों की वजह से वहां पर मेटल अधिक हो जाएगा। जैसा हम एग्जांपल देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ में। जिंक ऑक्साइड को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो व्हाइट कलर का होगा, क्योंकि उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। किंतु इसी जिंक ऑक्साइड को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यह हमें जिंक आयन देता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी निरूपित होती है। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन भी निष्कासित होंगे, और इस प्रक्रिया के द्वारा जिंक आयन की अधिकता हो जाएगी, और जो अधिकता वाले जिंक आयन हैं ये इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अंतराकाशीय स्थलों में धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी, और ठोस में भी आयनों यानी धनायन की संख्या बढ़ेगी। तो मेटल यहां पर भी आधिक्य में स्थापित होगा। तीसरा हमने पढ़ा कि कहीं पर मेटल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, यानी धातु की मात्रा कम हो सकती है। इस प्रकार के दोषों को भी नॉन स्टोशियोमेट्रिक दोष ही कहा जाएगा, और इस प्रकार के ठोस बनाना बहुत जटिल कार्य होता है। तो एग्जाम्पल स्पेशल है इसका, जैसे FeO है या Fe3O4 है जिसको फेराइट कहा जाता है, जिसमें आयरन 0.93 से 0.96 तक की रेंज में उपस्थित हो सकता है, यानी एक से अधिक प्रकार के आयन मोस्टली धनायन वहां पर स्थापित होंगे। तो इस प्रकार से हमने दोषों के बारे में पढ़ लिया है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोस के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोस के गुण। यहां पर हमें दो प्रकार के गुणों के बारे में समझना है। एक है चालकता वाला गुण और दूसरा है उसका चुंबकीय व्यवहार। तो पहले हम समझते हैं यहां पर विद्युतीय गुण के बारे में। विद्युतीय गुण यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखिए, हमें पता है कि अगर हम किसी सॉलिड की बात करें तो जो ठोस होते हैं वो विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे ठोस भी हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता है, जैसे प्लास्टिक हुआ, वुड यानी लकड़ी हुआ, रबर हुआ। तो ये भी ठोस ही है लेकिन इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। किंतु अगर हम बात करें यहाँ पर आयनिक क्रिस्टलों की, हम बात करें यहाँ पर धातुओं की, तो उनमें विद्युत का चालन आसानी से हो सकता है। और इसी चालकता की अगर हम बात करें तो ये जो चालकता है, विद्युत चालकता, तो ये विद्युत चालकता ठोस में हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ये 10 to the power -20 से 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक हो सकती है। तो ये हमारे पास में रेंज है, परास है विद्युत चालकता की ठोसों में, जो 10 to the power -20 से 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक हो सकती है। और इसी के आधार पर हम ठोसों को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। एक है हमारे पास में चालक, जिनको कंडक्टर कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास में कुचालक, जिसको इंसुलेटर कहा जाएगा। और तीसरा होता है हमारे पास में अर्धचालक, जिनको सेमी कंडक्टर कहा जाता है। तो विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: चालक, कुचालक तथा अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अब चालक क्या होंगे, क्या इनकी परास रेंज होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ये समझ लेते हैं। चालक वो होते हैं जिनमें विद्युत चालकता 10 to the power 4 से 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य हो सकती है। अगर हम इन ठोसों में बात करें तो मेटल यानी धातु सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं, जिनकी चालकता का परास 10⁻7 के आसपास होता है। अगर हम यहां पर कुचालकों की बात करें, या इन कुचालकों को हम यहां पर विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। तो यहां पर जो चालकता की रेंज है यानी जो कंडक्टेंस की रेंज होगी वो बहुत कम होगी, और यह 10 to the power -20 से 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक हो सकता है। तो चालक हुए 10 to the power 4 to 10 to the power 7, और कुचालक या विद्युत रोधी, जिनको इंसुलेटर भी कहा जाता है, वो हुए 10 to the power -20 से 10 to the power -10
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। वहीं अगर हम अर्धचालकों की बात करें यानी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इनकी जो कंडक्टेंस रेंज है वो 10 टू दी पावर -6 से 10 टू दी पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का के मध्य हो सकती है। तो ये हमने पढ़ी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यानी वैद्युत चालकता का गुण। तो ठोस तीन प्रकार के हुए, चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक वो होंगे जिनमें चालकता की जो रेंज है यानी जो कंडक्टेंस रेंज है वो बहुत ज्यादा है, 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7। दूसरे कुचालक हैं विद्युत रोधी जो 10 टू पावर -20 से 10 टू पावर -10 होंगे और ये कभी भी विद्युत का चालन नहीं करेंगे। तीसरे हमारे पास है अर्धचालक। तो ये अर्धचालक अमूमन विद्युत का बहुत कम चालन करते हैं, लेकिन अगर हम इनमें टेम्परेचर बढ़ा दें यानी इनका ताप बढ़ा दें तो ये विद्युत का चालन पहले से अधिक तरीके से कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास में धातु है तो धातु में किस प्रकार से विद्युत का चालन हो सकता है। फटाफट से नोट कीजिए। अगला है धातुओं में विद्युत चालन, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन मेटल। देखिए धातुओं में जो विद्युत चालन है यह होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और अगर हम यहां पर बात करें विद्युत चालन की तो विद्युत चालन को के आधार पर हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघटयों की बात भी कर सकते हैं। और क्योंकि यहां पर धातुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत का चालन होता है इसलिए ठोस अवस्था तथा गलित अवस्था दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन होता है। ठोस अवस्था का मतलब हुआ सॉलिड स्टेट। तो अगर कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है तब भी वो विद्युत का चालन करेगा, और अगर कोई मेटल यहां पर मोल्टन स्टेट में है या इसको फ्यूज स्टेट भी कहते हैं, फ्यूज स्टेट में यानी पिघला हुआ है, तो उस फॉर्म में भी उस अवस्था में भी वो विद्युत का चालन करता है। यहां पर अगर हम इसको और समझें तो जो धातुओं की चालकता होगी ये किस पर निर्भर करेगी, ये निर्भर करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम किसी एक आयतन में उपस्थित होंगे इसका मतलब धातुओं में विद्युत चालन उतना सुगमता से होगा। अब जब हम धातु परमाणुओं की बात करते हैं तो ये परमाणु कक्षक आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं और इन आणविक कक्षकों के आसपास इतनी ऊर्जा होती है कि वे एक बैंड बना लेते हैं। तो यहां पर हम इनको एक बैंड थ्योरी के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास एक है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या कहती है कि यहां पर दो तरीके के बैंड बन सकते हैं। ठीक है, आप समझिए कुछ इस प्रकार से, जिसमें जो एक बैंड है इसको हम वैलेंस बैंड कहेंगे यानी ये संयोजक बैंड है, और जो दूसरे वाला बैंड है इसको हम कंडक्शन यानी चालकता बैंड कहेंगे। तो एक कंडीशन हमें ऐसे मिल सकती है जहां पर ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड को
ओवरलैप करता हुआ यानी अति व्यापन करता हुआ दिखाई देगा। और इस तरह की जो धातुएं हैं जिनमें वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड को अतिव्यापन करता हुआ दिखाई देता है, ऐसे को हम कंडक्टर या चालक कहते हैं। इसको हम कहेंगे कंडक्टर या चालक। दूसरा हमारे पास हो सकता है कि कंडक्शन बैंड तो है, वैलेंस बैंड भी है, इसको मैं सी भी लिख रहा हूं, और हमारे पास में वैलेंस बैंड भी है, किंतु ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है इसके बीच में एक गैप है। यहां पर हमारे पास में एक गैप है। किंतु अगर मैं वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को गर्म करूं या किसी और तरीके से मैं उन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज पाऊं तो वहां पर चालकता हो सकती है, और इसको हम नंबर 2 लिखेंगे। ये कौन है? ये है सेमी कंडक्टर। इनको हम अर्धचालक कहेंगे। और तीसरा हमारे पास हो सकता है जिसमें हमारे पास वैलेंस बैंड तो है, कंडक्शन बैंड भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत अधिक गैप होता है, और इस गैप को हम फॉरबिडन गैप कहेंगे। जैसे हमने बहुत जगह देखा है, कई जगह लिखा होता है कि यहां पर जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित है, तो वहां पर हम नहीं जा सकते हैं, तो हम चाहेंगे तो भी उस एरिया में एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो इसको मैं 3rd लिख रहा हूं, और ये कौन है? ये मेरे पास इंसुलेटर। तो बैंड थ्योरी के आधार पर भी हम जो ठोस हैं या जिनमें विद्युत का चालन होता है उनको 3 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब यहां पर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, यानी अर्धचालकों की, या अर्धचालक। हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है तथा जो कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में जो अंतराल है यानी जो गैप है वो बहुत कम है। तो यहां पे हमें स्मॉल गैप मिलता है, और यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और ये यहां पर अल्पचालकता या हम कहें बहुत थोड़ी बहुत कंडक्टेंस दिखा सकते हैं। इसमें हम मेनली एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अगर हम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वैल्यूबिलिटी को देखें, यानी वैल्यूएबल है या नहीं है, ये हमारे लिए कोई उपयोगिता रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो उस केस में इनकी उपयोगिता बहुत कम होती है। लेकिन अगर मैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्यूरिटी ऐड कर दूं, कुछ अशुद्धि ऐड कर दूं, तो इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर अशुद्धियों के द्वारा यानी इम्प्यूरिटीज के द्वारा ये कैसे हो सकते हैं? ये उपयोगी बनाए जाते हैं।
तो हमने इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड की, और जब हम इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो इम्प्यूरिटी ऐड करने से इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन जनरेट होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होंगे। किससे? जब हम इसमें इम्प्यूरिटी मिलाएंगे। अब यहां पर ये जो सेमीकंडक्टर है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है मेरे पास एन टाइप और दूसरा मेरे पास होता है पी टाइप। तो हमारे पास में इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अशुद्धियां मिलाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हुए। उन इलेक्ट्रॉनिक दोषों की वजह से यहाँ पर वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी और यहाँ पर हमें दो तरीके के अर्धचालक मिल सकते हैं। एक है एन टाइप और दूसरा है हमारे पास में पी टाइप। अब एन टाइप और पी टाइप कैसे बनेंगे ये समझिए। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो ये आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 14 में उपस्थित हैं, यानी ये ग्रुप 14 के मेंबर हैं। और क्योंकि ये ग्रुप 14 के मेंबर हैं इसलिए इनमें जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 4। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसमें 4 हो गए। अब अगर इसमें हम यहां पर ग्रुप नंबर 15, ये ग्रुप 15 के कुछ एलिमेंट अगर मैं इसमें डालता हूं, जैसे हमारे पास फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और ध्यान रखिएगा अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट इसमें ऐड कर रहे हैं तो ग्रुप 15 में जो संयोजक कोश है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जो ग्रुप 14 का मेंबर है जिसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ 4 संयोजी बंध या 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। और यहां पर एक 5वां इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बच जाएगा जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मिलके इंप्यूरिटी को एनहांस करेगा और यहां पर विद्युत चालकता को बढ़ा देगा। तो इस तरह की जो इंप्यूरिटी होगी उसे हम एन टाइप की इंप्यूरिटी या एन टाइप के सेमीकंडक्टर कहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम इस 14 वाले ग्रुप में ग्रुप 13 के कोई मेंबर मिला दें, ग्रुप 13 मतलब जिसके संयोजक कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारे पास बोरोन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, तो अगर हम इनको ग्रुप 14 में मिला रहे हैं तो इनको ग्रुप 14 पे मिलाने पर ये सिर्फ 3 संयोजन इलेक्ट्रॉन के साथ ही बंध बनाएगा और यहां पर एक चौथा इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं मिलेगा जिसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। तो यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन की रिक्ति मिलेगी और इस तरह का जो सेमीकंडक्टर होगा उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो अर्धचालक दो प्रकार के हुए, एक हुआ एन टाइप, एक हुआ पी टाइप। एन टाइप कब बनेगा? जब हम ग्रुप 15 के तत्वों को ग्रुप 14 में मिलाएंगे। और पी टाइप कब बनेगा? जब हम ग्रुप 13 यानी समूह 13 के तत्वों को ग्रुप 14 में मिलाते हैं। तो ये हमने पढ़ा यहां पर इनके चालक गुणों के बारे में। अब हम यहां पर अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो है चुंबकीय व्यवहार यानी मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अगला टॉपिक है हमारे पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या चुंबकीय गुण।
देखिए, अगर हम सरल शब्दों में समझें तो चुंबकीय गुण का मतलब है कि अगर आप किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो या तो वह उस चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो सकता है या वह उससे प्रतिकर्षित हो सकता है। यानी एक मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे सो आइदर इट कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड और इट कैन रेपल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। उसी के आधार पर हम उस मटेरियल को यानी उस पदार्थ को पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ठोस में एक्चुअली उसके अलावा भी 3 और चुंबकीय गुण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक तथा फेरीमैग्नेटिक भी हो सकता है। तो किस प्रकार से होंगे और क्या क्या एग्जाम्पल है, चलिए इनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय गुणों के आधार पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर एक चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट को ज्ञात करना है। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण होता है ये होता है √n × n+2 Bm। यहां पर जो n है यह है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मैं लिख सकता हूं यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो Bm है यह इसकी इकाई है जिसको बोहर मैग्नेटॉन कहा जाता है, बोहर मैग्नेटॉन। अब इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि यह मैग्नेटिक मोमेंट तभी मिलेगा जब उस वस्तु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसका मतलब वहां पर चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम यहां पर पदार्थों की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर हम पदार्थों को 5 तरीके से बांट सकते हैं। पहला है हमारे पास में अनुचुंबकीय, दूसरा है हमारे पास प्रतिचुंबकीय, तीसरा होता है लोह चुंबकीय, चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय और पांचवा होता है फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय यानी अगर हम इंग्लिश में बात करें बेटा तो इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं कि ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, ये होते हैं डायामैग्नेटिक, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक, ये हुए एंटी फेरोमैग्नेटिक और ये हो गए फेरी मैग्नेटिक। तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर तथा चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर पदार्थ 5 तरीके के हो सकते हैं, पैरा, डाया, फेरो, एंटी फेरो तथा फेरी मैग्नेटिक। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक किस तरीके का होता है। सबसे पहला है हमारे पास में अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक।
तो पैरामैग्नेटिक वो पदार्थ होंगे जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कभी इन्हें रखा जाएगा तो ये बहुत दुर्बल रूप से उनकी तरफ आकर्षित होंगे। और अगर हम कभी यहां से मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in absence of magnetic field, magnetic behavior is lost. Magnetic behavior is lost. ठीक है, तो ये तभी तक चुंबकीय हो सकते हैं जब तक ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो इनका चुंबकीय व्यवहार भी खत्म हो जाता है। और इनमें जो अनुचुंबकीय होने का कारण है वो है यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तथा जो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ही दुर्बल रूप से यानी वीकली अट्रैक्टेड होगा और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर अपना चुंबकीय गुण खो देता है, इस प्रकार के पदार्थों को अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास यहां पर O2, Cu2+ यानी क्यूप्रिक, Fe3+, फेरिक, Cr3+, क्रोमिक आदि। और इनको याद रखने के लिए का तरीका क्या है? जस्ट ध्यान रखिएगा यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी मतलब यू स्टैंड फॉर अनपेयर्ड और पी स्टैंड फॉर पैरामैग्नेटिक, यानी जो अनपेयर्ड होगा वो पैरामैग्नेटिक होता है। दूसरा है हमारे पास यहां पर प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक। तो प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो रिपल्शन शो करेंगे, यानी जो वीकली प्रतिकर्षित होंगे, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। और यहां पर अगर हम देखें तो डायामैग्नेटिक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। एग्जाम्पल हम यहां पे देख सकते हैं H2O, NaCl, C6H6 यानी बेंजीन इत्यादि। तो पहला हुआ अनुचुंबकीय, दूसरा हुआ प्रतिचुंबकीय। अब हम पढ़ते हैं तीसरे वाले को। तीसरा है हमारे पास में फेरो मैग्नेटिक या लोह चुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक या लोह चुंबकीय ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, दे आर परमानेंट मैग्नेट। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, CrO2 इत्यादि। और ये बहुत अधिक यानी दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इनको कभी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये बहुत अधिक आकर्षण दिखाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और इसी वजह से इनको परमानेंट मैग्नेट या स्थायी मैग्नेट कहा जाता है। और यहां पर अगर हम बात करें इनके डोमेन की, तो जो लोह चुंबकीय है उसमें सारे के सारे डोमेन इस तरीके से हमें मिलते हैं।
तो यहां पर जो भी लोहे के टुकड़े होंगे यहां पर जो डोमेन हमें मिलेगा, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो एक डोमेन का निर्माण करेंगे, और जो डोमेन होते हैं वो सारे के सारे एक ही लाइन में, एक ही दिशा में स्थापित होंगे। इसलिए यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बहुत अधिक मिलती है। और अगर हम यहां से चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दें तब भी इनके डोमेन का जो क्रम है वो ऐसा ही बना रहेगा, इसलिए इनको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अगला है हमारे पास यहां पर फेरो के बाद में प्रतिलोह चुंबकीय, यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक जैसे हम कह सकते हैं यहां पर MnO। इसमें अगर हम डोमेन की वैल्यू देखें तो ऑल्दो डोमेन विपरीत दिशा में होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करते हुए दिखाई देंगे, इसलिए यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारे पास में 0 आता है, और इसलिए एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं। पांचवा है हमारे पास फेरी चुंबकीय या फेरी मैग्नेटिक। अगर हम फेरी मैग्नेटिक में देखें तो यहां पर जो डोमेन है वो भी एक दूसरे को कैंसिल करता हुआ दिखाई देगा, बट यहां पर कुछ डोमेन एक्स्ट्रा भी होते हैं, जिनकी वजह से हमें यहां पर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। जैसे अगर हम फेरी में देखें तो हमें इस तरीके के डोमेन यहां पर दिखाई देंगे, और अगर हम इनको कंसिडर करें फेरोमैग्नेटिक से तो ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कम ही आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल हम यहां पे लिख सकते हैं Fe3O4 फेराइट या मैग्नाइट, Zn Fe2O4 इत्यादि। बट अगर हम इनको गर्म करें ऑन हीटिंग, ये अपना फेरी चुंबकीय जो व्यवहार है उसको खो देते हैं और ये यहां पर अनुचुंबकीय बन जाते हैं। तो गर्म करने पर हम इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी बदल सकते हैं। तो ये हमने यहां पर 5 तरीके के चुंबकीय तत्वों को पढ़ा कि चुंबकीय, तो हमने यहां पर इस प्रकार से तत्वों के बारे में पढ़ा कि तत्वों के चालकता गुण तथा चुंबकीय गुण कितने प्रकार के हो सकते हैं, और हम किस आधार पर ठोसों को चुंबकीय पदार्थों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था यहीं पर खत्म होता है। अगली क्लास में हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।